गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो स्टूडेंट हैं एक बार अलर्ट मोड पे आ जाएं। हम जो है क्लास यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो क्लास है आज की आपकी, आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 जो आपका है मानव तंत्र स्टार्ट कर दिया था। कल की वीडियो में हमने चैप्टर की प्रस्तावना के साथ साथ जो हमारा पहला जो तंत्र है जिसको कि अपन कहते हैं पाचन तंत्र, उसकी हमने शुरुआत कर दी थी। कुछ पॉइंट हमने पाचन तंत्र के पढ़े थे। तो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है और ये आपका चैप्टर है मानव तंत्र। और सबसे पहला जो तंत्र आपका चैप्टर में आता है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसको कि हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक बार जो कल हमने पढ़ा था मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ आपके। देखिए पाचन तंत्र जो होता है वो दो संरचनाओं से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं पाचक अंग और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। पाचन तंत्र में दो प्रमुख भाग होते हैं। एक भाग को हम कहते हैं पाचक अंग और दूसरा वाला भाग होता है पाचक ग्रंथियां, यानी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे थे, पाचन अंगों के बारे में बात कर रहे थे कि जो पाचन अंग कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनकी हमने बात शुरू कर दी थी। यानी हमारा जो आहार नाल है जो पाचन तंत्र का प्रमुख भाग बनाता है, इसी के प्रमुख अंग हमने अध्ययन करने शुरू कर दिए थे। पहला जो भाग है वो आता है मुख। हम चाहे पाचन अंगों की बात करें या आहार नाल की बात करें, पहला जो भाग है वो आता है मुख। और मुख की हमने परिभाषा की बात की थी। वह संरचना जो ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से मिलकर बनी होती है। ओष्ठ का मतलब आप कह सकते हैं लिप्स। ओष्ठ को अपन कहते हैं होठ भी कह देते हैं, ओष्ठ भी कह देते हैं। यानी ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से बनी संरचना मुख कहलाती है। मुख जो कि भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायक होता है। हम इसके कार्य की बात करें तो कार्य क्या होगा? कार्य होगा भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण, तो ये हो गया मुख का कार्य। मुख के बाद हमने बात की थी मुख गुहा। मुख गुहा जिसको कि बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। देखिए मुख गुहा, मुख गुहा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पाचन तंत्र और आहार नाल का, क्योंकि मुख गुहा में 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो हमने कल देखी थी। एक यहाँ पे पाए जाते हैं दांत, यहाँ पाई जाती है जिह्वा और यहीं पर पाई जाती हैं आपकी लार ग्रंथियां। तो एक बार पुनः हम उन तीनों बिंदुओं को देखेंगे। दांत देखिएगा, दांत जो होते हैं मानव के विषम दंती होते हैं। कल हमने बात की थी 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं ICPM और M। ICPM देखिएगा, कृंतक पहले वाले को हम कहते हैं कृंतक, दूसरे वाले होते हैं रदनक, फिर इनको अपन कहते हैं अग्रचर्वणक और अंतिम जो M जिसको हम कहते हैं मोलर, ये होते हैं चर्वणक। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 4 अलग अलग प्रकार के दांत हैं। इवन चारों का कार्य भी अलग अलग है। देखिए कृंतक, कृंतक जो है वो छोटे छोटे टुकड़े करने का कार्य करते हैं। टुकड़े भोजन के होंगे। हम बात करें रदनक की, तो देखिए रदनक जो दांत होते हैं वो भोजन को चीरने का काम करते हैं। रदनक दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं। और ये जो आपने देखे हैं जो डोग, डोग में रदनक दांत लंबे होते हैं। डोग के अलावा जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं, मांसाहारी प्राणियों में रदनक दांत थोड़े लंबे होते हैं, शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। हमारे मुख के अंदर भी हैं जो सबसे नुकीले वाले दांत हैं वो रदनक होते हैं, जो कि भोजन को चीरने का काम करते हैं। मांसाहारी में ज्यादा बड़े हैं तो ये भोजन को चीरने का, फाड़ने का कार्य करेंगे। अग्रचर्वणक और चर्वणक, जैसा कि नाम से हम समझ सकते हैं, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चर्वणक और अग्रचर्वणक दोनों मिलकर एक ही कार्य करते हैं। वो कार्य है भोजन को चबाने का, कह सकते हैं भोजन को पीसने का कार्य इन्हीं दो
प्रकार के दांतों के द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था को कहते हैं विषम दंती। इसके अलावा फिर हमने कहा गर्द दंती। जो दांत हैं वो एक गुहा में, गुहा किसकी है, मसूड़ों से बनी गुहा में व्यवस्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं, और इस व्यवस्था को कहा जाता है गर्द दंती व्यवस्था। यानी दांत कैसे हमारे, दांत है विषम दंती। विषम दंती को कहा गया, चार अलग अलग प्रकार के दांत हैं। फिर हमने कहा दांत हमारे कैसे हैं, गर्द दंती। गर्द दंती क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो एक गर्त में, एक गड्ढे में स्थित है, और वो गड्ढा किसका बना हुआ है आप लोग समझ सकते हैं, वो गड्ढा गम्स यानी मसूड़ों का बना हुआ है। फिर हमने दांतों को कहा द्विबार दंती। ये जानकारी हमने कल भी ले ली थी। द्विबार दंती, द्विबार दंती क्यों कहा जा रहा है, कि संपूर्ण जीवन काल में दांत दो बार आते हैं। पहले अपन देखते हैं छोटे बच्चों में, छोटे शिशुओं में दांत आते हैं जिनको हम कहते हैं दूध के दांत, और दूध के दांत अस्थायी दांत होते हैं। वो जब टूट जाएंगे तो उनकी जगह पे जो दांत आएंगे उनको कहा जाता है स्थायी दांत। मतलब क्या हुआ कहने का, जीवन काल में दो बार दांत आते हैं, और इस व्यवस्था को कहा जाता है द्विबार दंती व्यवस्था। तो हमने कहा मानव के दांत विषम दंती हैं, गर्द दंती हैं, साथ में द्विबार दंती हैं। कार्य की हमने बात कर ली है, अलग अलग प्रकार के दांतों का कार्य क्या होगा। सॉरी, जिह्वा, महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है जिह्वा के द्वारा। सबसे पहली बात, हम अगर जिह्वा की संरचना को देखें तो देखिए जिह्वा की संरचना होती है पेशीय। जिह्वा किस तरह की है, पेशीय है, यानी यहाँ केवल और केवल पेशियां पाई जाती हैं, इसलिए पेशीय संरचना हम कहेंगे। जिह्वा हुई पेशीय संरचना। इसके साथ साथ जिह्वा पर कुछ विशेष प्रकार की कलिकाएं पाई जाती हैं, और उन कलिकाओं को कहा जाता है स्वाद कलिकाएं। और ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये भोजन के स्वाद का ज्ञान कराने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इसके साथ साथ जिह्वा भोजन को लार में मिलाने का कार्य भी करती है। इसके अलावा जिह्वा बोलने में भी सहायक है। आप अपनी टंग को, जिह्वा को दबाकर बोलने का प्रयास करें, बोल नहीं पाएंगे। आप टंग को दबाइए एक बार, टंग को दबा के आप बोलें, एक शब्द आपके मुख से निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब जिह्वा जो है, टंग जो है, वो बोलने में भी सहायक है। अगली जो आती है लार ग्रंथियां, 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको अपन कहते हैं पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। यानी कि एक लार ग्रंथि आपकी कानों के नीचे पाई जाती है, दूसरी जो लार ग्रंथि है वो हमारे जो गाल हैं उनके अंदर की तरफ पाई जाती है, और एक लार ग्रंथि जिह्वा के नीचे पाई जाती है। वापस सुनिएगा, एक लार ग्रंथि कानों के नीचे, बाहर थोड़ी ना होगी भाई, लार ग्रंथियां तो मुख गुहा के अंदर है, तो कानों के नीचे पाई जाती है, और एक जो लार ग्रंथि है जिह्वा के नीचे पाई जाती है, और तीसरी वाली लार ग्रंथि जो हमारी गाल है उनके अंदर वाले चिक एरिया में पाई जाती है। तीनों का कार्य लेकिन एक ही होने वाला है, और कार्य आपका होगा लार का निर्माण। लार जिसको कि अपन सलाइवा भी कहते हैं। अब ये जो लार है, ये लार भोजन के पाचन में सहायक है, लेकिन विशिष्ट प्रकार का पाचन यहाँ पे किया जाने वाला है। देखिए क्या विशिष्ट प्रकार का पाचन यहाँ पे होने वाला है। हम जो भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें वसा भी है, उसमें प्रोटीन भी है। मान लीजिए हमने गेहूं की चपाती खाई, तो हमने क्या खाया, हमने गेहूं की चपाती खाई, गुलाब जामुन थोड़ी खाया। तो हमने मान लीजिए गेहूं की चपाती जो खाई है, उस गेहूं की चपाती में है क्या, कार्बोहाइड्रेट है, पहली बात। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं गेहूं की चपाती की। आप लोग सभी जानते हैं पादपों का जो संचित भोजन है वो होता है स्टार्च। स्टार्च जिसको कि मंड भी कहा जाता है। तो हमने जैसे ही गेहूं की चपाती खाई, स्टार्च मंड एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है, स्टार्च और मंड भी हम खा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जटिल होता है। जटिल क्या मतलब क्या हुआ कि इसका आसानी से पाचन इसी रूप में नहीं हो पाता है, तो इसको इससे सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, और वो कार्य करेगा लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम, और उस एंजाइम को कहा जाता है टायलिन। यानी लार में एक एंजाइम है, इस एंजाइम को हम नाम दे रहे हैं टायलिन। हालांकि टायलिन का एक नाम और भी है, इसको लारिये एमाइलेज भी कहा जाता है। ये एंजाइम क्या काम करेगा, जो स्टार्च है इस स्टार्च को कन्वर्ट करेगा, स्टार्च को परिवर्तित करेगा माल्टोज में। जो स्टार्च है वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाएगा टायलिन या लारिये एमाइलेज के द्वारा। कहने का मतलब क्या हुआ,
स्टार्च जो जटिल खाद्य पदार्थ था उसको टाइलिन के द्वारा सरल खाद्य पदार्थ माल्टोज में परिवर्तित कर दिया गया। भाई हम सभी जानते हैं पाचन का जो मेन एम है, पाचन का जो मेन टारगेट है वो क्या है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं उनको सरल के साथ साथ अवशोषण योग्य खाद्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाना। तो ये हमने यहाँ बात की है मुख गुहा में पाए जाने वाले जो हमारे दांत हैं, जिह्वा हैं और लार ग्रंथियां हैं, सभी के हमने कार्यों को भी पूरा यहाँ कर लिया है। अब हम बात करते हैं अगले वाले भाग की, जो हमारी आहार नाल का एक अगला अंग बनता है और उस अगले अंग को कहा जाता है ग्रसनी। देखिए कुछ बुक्स में आपको ग्रसनी देखने को नहीं मिलेगी, तो पढ़ेंगे कैसे आप? तो यहाँ पे आप देखिएगा और पढ़िएगा। देखिए ग्रसनी आहार नाल का एक छोटा सा भाग है लेकिन काम बड़ा महत्वपूर्ण करता है। ये जो ग्रसनी है एक कॉमन सामान्य अपन कह सकते हैं उभय पथ का काम करती है। उभय का मतलब दो तरह से यहाँ फंक्शन होंगे। अब आप देखिए दो तरह से फंक्शन किस तरह से होंगे। एक तो ये हेल्प करेगी O2 को ग्रहण करने में और दूसरा ये हेल्प करेगी भोजन को ग्रहण करके आहार नाल की आगे वाले भागों की ओर शिफ्ट करने का। वापस सुनिएगा, ग्रसनी एक छोटी सी संरचना है आहार नाल की, दो महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया उभय पथ या सामान्य पथ भी कह दिया जाता है। O2 को भी ग्रहण किया जाएगा, हालांकि ये O2 आपको पता है इसका कार्य कहाँ पे जाके होगा, फेफड़ों में जाके होगा, फुफ्फुस में होगा, लंग्स में होगा, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये कार्य वहाँ होगा लेकिन ग्रहण किए जाएंगे ग्रसनी के द्वारा। दूसरा, भोजन के ग्रहण करने में भी जो ग्रसनी है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए नाम दिया गया उभय पथ। लेकिन यहाँ किसी प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति नहीं होती है और जब एंजाइम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पाचन कैसे हो सकता है, नहीं होगा पाचन। यहाँ पे अगला भाग जो आता है उसको अपन कहते हैं ग्रसिका। ग्रसिका जिसको इसोफेगस कहा जाता है, इसका भी एक सामान्य नाम हम कहते हैं, इसको कहा जाता है भोजन नली, फूड पाइप इसको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ग्रसिका से होकर फूड या भोजन को आमाशय की तरफ शिफ्ट किया जाता है। अब ये शिफ्टिंग आसानी से नहीं होगी क्योंकि इस शिफ्टिंग में विशेष प्रकार की मूवमेंट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मूवमेंट आप समझ सकते हैं किस तरह की मूवमेंट है। यहाँ पर भी शिफ्टिंग हो रही है। आप देख पा रहे हैं दो तरह के एरो यहाँ पे हैं। एक एरो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे एरो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये सिंपल वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जिसको हम कहते हैं संकुचन और शिथिलन। और आप जानते हैं संकुचन और शिथिलन का गुण केवल एक ही संरचना में पाया जाता है। क्या आप बताना चाहेंगे? बोलिए, आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे एक ही संरचना है हमारे शरीर में जिसमें संकुचन और शिथिलन का गुण पाया जाता है। एक ही संरचना है और वो संरचना हमारे हृदय में भी है, हार्ट के अंदर भी है। आप शायद समझ चुके होंगे, वो आपकी होती है मांसपेशियां। मांसपेशियां एक ऐसी संरचना है जहां संकुचन और शिथिलन का गुण पाया जाता है और ये जो संरचना है वो ग्रसिका में बहुत टाइट से उपस्थित है। क्योंकि आप जान के चलें इस चीज को कि हमारी जो आहार नाल है पूरी तरह से पेशीय है, मांसपेशियों की बनी है। आहार नाल में कोई अस्थि, बोन, हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ये संकुचन और शिथिलन की क्रिया ग्रसिका में होगी और इसकी गति को एक नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है क्रमाकुंचनी गति। तो क्रमाकुंचनी गति के द्वारा ग्रसिका से भोजन आगे वाले भाग, जिसको हम कह रहे हैं आमाशय में, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक और जानकारी आपने निकल के आ रही है, ग्रसिका में भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्रसिका में भी भोजन का पाचन नहीं होगा। अगला महत्वपूर्ण भाग आमाशय, ये अति महत्वपूर्ण भाग माना जाता है हमारे आहार नाल या पाचन तंत्र का, क्योंकि विशेष प्रकार की ग्रंथि हमें देखने को मिलने वाली है। आमाशय, स्टमक जिसको कहा जाता है। देखिए आमाशय, अब इस आमाशय की संरचना को अगर अपन देखें तो जैसा कि आपको पता होगा इसकी जो आकृति है वो जे शेप होती है। तो हमारा जो अल्फाबेट जे है उस तरह की शेप आमाशय की होती है। खासियत इसमें जो है वो आप देख पा रहे हैं आपके सामने, थोड़ा सा मैंने डायग्राम एक ड्रॉ किया है। यहाँ ये दो स्ट्रक्चर, जो दो संरचनाएं जो आपको दिख रही हैं, इनको पेशियां, लेकिन विशेष नाम दिया जाता है। इन दोनों को हम नाम देते हैं अवरोधनी पेशी। और देखिए जैसा कि नाम
अपने काम को भी स्पष्ट कर रहा है, अवरोध नहीं, अवरोध उत्पन्न करती हैं। और वो अवरोध क्या होगा, ये जो पेशियां हैं भोजन को नीचे की तरफ तो आने देती हैं लेकिन वापस ऊपर की तरफ नहीं जाने देती हैं। ये बात होगी अवरोधनी पेशी की। ऊपर आपका कौन सा वाला भाग है, यहाँ पे आपका ग्रसिका वाला भाग है, ये आमाशय आ गया है। नीचे की तरफ आपका छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग आएगा। ओके, अब आमाशय की बात करें। आमाशय 3 भागों में बटा होता है। इन 3 भागों को नाम देते हैं कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक कहा जाता है आपके स्टमक के 3 भागों को। ओके, अब बात करते हैं कि आमाशय में ऐसा क्या विशिष्ट है जिसकी वजह से हमने इसको महत्वपूर्ण अंग का नाम दिया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित है जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि बनाती है जठर रस, और इस जठर रस में उपस्थित है 3 प्रकार के पदार्थ, 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। और 3 पदार्थों को आप देखिएगा किस तरह से हम यहाँ नाम दे रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे एंजाइम जिसको हम नाम देते हैं पेप्सिन। और तीसरा यहाँ पे होता है म्यूकस। म्यूकस जिसको कि श्लेष्म भी कहा जाता है। म्यूकस कहते हैं आप, इसको अपन श्लेष्म भी कह सकते हैं, म्यूकस या श्लेष्म। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है जठर ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होने के साथ ही जठर रस का निर्माण प्रारंभ कर देती है। और जठर रस में क्या क्या है, जठर रस एक रासायनिक संगठन है। रासायनिक पदार्थ यहाँ कौन कौन से हैं, HCl है, पेप्सिन है, और यहाँ पे म्यूकस या श्लेष्म भी उपस्थित है। अब ये जो जठर रस है इसकी pH पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जठर रस की pH कितनी है, तो आप याद रखें जठर रस की pH होती है 1.2। 1.2 इज द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जठर रस जिसको अपन कह रहे हैं 1.2 है, 7 से कम है, और 7 से कम अगर pH होती है तो उसकी प्रकृति होगी अम्लीय। और अम्लीय क्यों है, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे उपस्थित है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से यहाँ जो नेचर है वो आपको एसिडिक दिखाई दे रही है, pH वैल्यू 1.2। ओके, तो जठर रस में उपस्थित है HCl। देखिएगा क्या काम करेगा HCl। हमने भोजन ग्रहण किया, वो भोजन जो हमने ग्रहण किया उसमें हो सकता है कोई हानिकारक पदार्थ हो। उस हानिकारक पदार्थ को शरीर में आगे के भागों से जाने से रोकने का काम करेगा HCl, यानी उन हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का काम करेगा HCl। हम यूं कह सकते हैं भोजन के साथ आने वाले हानिकारक कणों को HCl नष्ट करने का कार्य करता है। पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन पेप्सिन एंजाइम निष्क्रिय रूप में उपस्थित होता है, और उस निष्क्रिय रूप को कहा जाता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन वाकई में निष्क्रिय रूप है। इस निष्क्रिय रूप को सक्रिय बनाया जाता है HCl के द्वारा। पेप्सिन क्या कार्य करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो अम्ल में परिवर्तित करेगा। अपन ये कह सकते हैं कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। और अगला जो भाग है, अंतिम जो भाग है वो आता है श्लेष्म या म्यूकस। श्लेष्म या म्यूकस क्या करेगा, लगातार HCl अगर बनता रहेगा हमारे आमाशय में तो स्थिति एसिडिटी वाली हो सकती है, आमाशय में अल्सर, घाव हो सकते हैं। उस स्थिति से हमारे आमाशय को बचाने के लिए श्लेष्म या म्यूकस लगातार HCl से मिलता रहता है और मिलकर HCl को तनु अवस्था में ले आता है। तो इस प्रकार से आज हमने पाचन तंत्र के कुछ अंगों के बारे में अध्ययन किया है। कल हम इस टॉपिक को खत्म करके अगला जो हमारा तंत्र है श्वसन तंत्र प्रारंभ करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई समस्या, कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी आपके पास हो तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।